हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं, ठीक हैं। आज बहुत देर के बाद हम दोबारा से आमने सामने हुए हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। मैं हमेशा की तरह आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स पे बात करने आता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, आप मेरे मेल आईडी पे अप्रिशिएट करते हैं मेरा काम, और वो देख के मेरा मन करता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो आज भी मैं एक और टॉपिक लेके आया हूं जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में है, और उसके मैं ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हिट करूंगा कि आप भी सोच सोच में लग जाएंगे कि बिल्कुल सर तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, और बिना किसी टाइम वेस्टेज के हम करते हैं ये वीडियो शुरू। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें मैं बात कर रहा हूँ सेलिंग गुड्स वाया ओन वेबसाइट एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मैनेजिंग ओन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ओन बिजनेस। अच्छा सर, आप बिजनेस कर रहे हैं, फिजिकल प्रेजेंस भी है, पर आपकी वर्चुअल प्रेजेंस भी है, इंटरनेट पे आपके ट्रेड की प्रेजेंस भी है, तो उस पे जीएसटी का क्या दायरा पड़ता है। तो मैं इसमें कुछ ऐसी टर्म्स बात करूंगा कि जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको मैं डिफाइन करूंगा। मैं कोई भी आपके सामने बात रखता हूं तो उसके पीछे एक प्रॉपर एविडेंस के साथ बात करता हूं, एक लीगल बैकिंग के साथ बात करता हूं। ओके, आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक लीगल बंदे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। आपको ये चीज़ें मिलती रहनी चाहिए, और आपको जितना भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ वो इंफॉर्मेशन एक हद तक एक स्पेसिफिक फैक्ट्स और कीपिंग सर्कमस्टांसेस पर वो सटीक रहती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी लॉ में जो भी इंसान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेंटेन करता है, चाहे वो अपनी वेबसाइट मेंटेन कर रहा है, चाहे वो वाया व्हाट्सएप बिजनेस काम कर रहा है, चाहे वो अपने फेसबुक से काम कर रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम से काम कर रहा है, चाहे वो XYZ एप्लीकेशन से काम कर रहा है, तो उसको हम भैया बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी की भाषा में। अगर हम जीएसटी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि हम उसको बोलते हैं। तो सर एक क्या है जीएसटी एक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मींस एनी पर्सन हु ओन्स, या तो वो उस चीज़ का मालिक है, या तो वो ऑपरेट कर रहा है, या वो मैनेज कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी दे रहा है, और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। प्लेटफॉर्म सर, प्लेटफॉर्म एक जनरल टर्म है, जेनरिक टर्म है, जिसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक सब कुछ कवर हो जाता है, राइट। तो आप कहेंगे सर जो यूट्यूबर ऑनलाइन सेल कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो क्या भी वो ई कॉमर्स के दायरे में आएंगे? सर डेफिनेशन के हिसाब से वो आ जाएंगे, ठीक है। चाहे वो इंस्टाग्राम पे सेलिंग कर रहे हैं, आजकल इंस्टाग्राम शॉप्स बहुत बन गई हैं कि लोग इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, वो ई कॉमर्स के दायरे में आ जाएंगे, वो डेफिनेशन में आएंगे। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। इन्होंने ये नहीं बोला कि वेबसाइट पे, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क। डिजिटल नेटवर्क का मतलब है इंटरनेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, जो इंसान ओन कर रहा है, जो इंसान उसको ऑपरेट कर रहा है, जो इंसान उसको मैनेज कर रहा है। ये देखिए कितनी सारी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन आ जाती हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे आप वो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। पर सर हमने शायद ये सुना है कि अगर आप किसी ऑनलाइन नेटवर्क से जीएसटी मतलब आप सेल करते हैं, सर्विस देते हैं, या अपने सामान को बेचते हैं जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह से, तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है। सर मैं यही बात डिस्कस करूँगा आपके साथ कि कब रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और कब ज़रूरी नहीं है। तो आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में मैं आपको दो मॉडल्स ऐसे डिस्कस करूंगा कि जब आप अगर आप पूरे सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं आपको। अब ई कॉमर्स पोर्टल की टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी रहती है कि अगर कोई ऐसा एक ई कॉमर्स पोर्टल है जिसके थ्रू कोई इंसान सेल कर रहा है तो उसको टीसीएस काटना है। जैसे कि आप अमेज़ॉन से करते हैं सेल, या आप जोमेटो या स्विगी से करते हैं सेल, तो वो आपका टीसीएस काटता है। तो अभी ये वाला मॉडल देखिए और समझिए, लास्ट तक देखिएगा इसको। ये एक सप्लायर है जिसकी एक अपनी वेबसाइट है, उस पर ये अपने गुड्स रखता है। ये अपनी वेबसाइट पे अपने अलावा और किसी के गुड्स नहीं रखता।
ये बायर आया, बायर ने वेबसाइट सेलर की वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस किया और जो बायर ने है अपना ऑर्डर पंच किया और जो गुड्स उसको डिलीवर हो गए वाया डिलीवरी। तो इसमें सर दो लोग आ रहे हैं, एक तो है जो सप्लायर और एक तो है जो बायर और एक है इसकी अपनी वेबसाइट। तो सर है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही। अब एक और केस देखेंगे। जो नेक्स्ट केस है वो मैं इस स्लाइड के बाद डिस्कस करूँगा क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। जीएसटी के लॉ के अंदर एक ऐसी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 24, जो बात करते हैं कि आपको किस के केस में रजिस्ट्रेशन लेनी है। अगर आपकी सेल 20 लाख या 40 लाख से कम भी है, अगर आप ये वाली चीज़ों में आ जाते हैं, आप इस घिर जाते हैं इस सेक्शन में, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी रहता है। तो उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 24 का सब क्लॉज नंबर 9, जो कि बोलता है कि जो भी इंसान, पर्सन हु सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन सप्लाइज स्पेसिफाइड 9(5) में कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज दी गई हैं, उसके अलावा अगर कोई सर्विसेज या गुड्स देते हो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जिसको सेक्शन 52 के अंडर आपका टैक्स काटना है, तो भैया आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है सर। अगर सर ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारा टैक्स काटने के लिए लायबल है तो हमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि सर एग्जांपल दीजिए, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, स्विगी, स्नैपडील, तो ये काफ़ी सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जो टीसीएस काटते हैं और आपको भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और सेकंड क्वेश्चन है कि सर एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, कि अगर सर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हूँ और मैं बट रिक्वायर्ड नहीं हूँ सेक्शन 52 के अंदर टैक्स कलेक्ट करने में, तो भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है? नहीं सर। क्यों नहीं लेना सर? क्योंकि सर अगर आप रिक्वायर्ड हैं, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तभी लेना है, बिकॉज इट इज़ कंडीशनल। नो डाउट आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो सकते हैं, पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं रहेगा। यही सेम बात उन्होंने अपनी एक मीटिंग के मिनट्स में भी कही थी, जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के मिनट्स में। उसके बाद अब आप देखिए, आपके साथ मैंने जो ग्राफिकली एक चीज़ डिस्कस करी थी पहले, जिसमें सप्लायर की अपनी वेबसाइट थी, पर यहाँ पे केस अलग है। ये सप्लायर है जिसने अपने गुड्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर की वेबसाइट पे लिस्ट किया। अभी ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन हो सकता है सर? अमेज़ॉन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, शॉपक्लूज हो सकता है, XYZ, कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हो सकता है, राइट। कोई बायर आया, बायर ने ई कॉमर्स ऑपरेटर के पोर्टल पे आके अपना ऑर्डर डाला और फिर वो ऑर्डर जो है शिप हो गया। तो सर आप ध्यान देंगे, जो मैंने पहले स्लाइड दिखाई थी उसमें सिर्फ 2 पार्टीज थी, पर इस स्लाइड में 3 पार्टीज हैं। तो सर अगर आप इस केस में फॉल कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, पर अगर आप पहले वाले केस में फॉल कर रहे हैं जिसमें आपका खुद का पोर्टल है, तो सर आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं रहेगा, बिकॉज वो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा वहाँ पे। क्योंकि सेक्शन 24 जो मैंडेटरी बोलता है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर को अगर आपका काटना है तो आपको लेना जरूरी है। तो सर ये देखिए अब इसमें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एक अपनी वेबसाइट चला रहा हूँ, ठीक है, एक अपनी वेबसाइट चला रहा हूँ और अपनी वेबसाइट से ही मैं ये सामान को बेच रहा हूँ, तो मेरे को जीएसटी की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है अनटिल अनलेस मैं उस वेबसाइट से किसी का टीसीएस ना काटना पड़े मेरे को। बिल्कुल सर, अगर आप अपना ही सामान बेच रहे हैं, अपना टीसीएस खुद थोड़ी ना काटेंगे कभी, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि अब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का जौन सा डेफिनेशन है वो बहुत वाइड है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर का डेफिनेशन है ना, उसमें आपका व्हाट्सएप भी कवर हो जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ कवर हो जाता है। अगर आप वहाँ से अपना धंधा कर रहे हैं तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर बन जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि वो कितना गहरा है जो डेफिनेशन उन्होंने बता रखा है। उन्होंने बोला है डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब है कोई भी प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि सेक्शन 52 में कि कौन से लोगों को टैक्स कलेक्ट करना रहता है। वो कहते हैं कि एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर शेल कलेक्ट एन अमाउंट, मैंडेटरी है, एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट सच रेट एक्सीडेड नॉट 1% टैक्स काटना है, और एज में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट बाय अदर सप्लायर्स। सर मतलब कि अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं
और आपके उस पोर्टल से कोई और तीसरा बंदा जाके सप्लाई कर रहा है, चाहे वो गुड्स कर रहा है चाहे वो सर्विस कर रहा है, आपकी लायबिलिटी तब ही बनती है ई कॉमर्स ऑपरेटर की। ओके सर दैट मीन्स अगर चाहे हम ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं पर हमारी लायबिलिटी नहीं बन रही है तो हमको मैंडेटरी रजिस्टर नहीं कराना है? नहीं कराना सर, मैंने तो आपके सामने सिर्फ लॉ रखा है और मैंने उसको शुद्ध हिंदी भाषा में समझाया आपको, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन थी जो पीछे चली भी थी, बट एज पर जो लॉ का इंटेंट है वो यही चलता है। आई होप ये वाला जो टॉपिक मैंने टच अपॉन किया है ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत ही वास्ट टॉपिक है जो कि आज का एरा है और आज की मार्केट चलती ही इस पे है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं हमसे, आप मुझसे पूछ सकते हैं basrasushant@gmail.com पे, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो का जो सा कंटेंट है वो कैसा लगा। क्या ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल था? अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो कितने हद तक इस वीडियो ने आपको हेल्प किया, मैं ये जानना चाहता हूँ ताकि अगली वीडियो के लिए मैं उसी चीज़ से फीडबैक लेके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जैसा भी जो मुझे जिस टाइम पे देख रहा है। आप एकदम मस्त रहो यार। नीचे थोड़ी सी कंटेंट नीचे कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा अगर आपको दिक्कत आ रही है। लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।